गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को वोकैबुलरी से ही जुड़ा कुछ आगे का नॉलेज है देने की कोशिश कर रहा हूँ। जिससे सबसे पहले आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि नंबर 1, कंप्लीट द गिवन abstract noun with a suitable letter or word participating ISM and PION and इन वर्ड्स की सहायता से देखिए ये वर्ड पार्ट की सहायता से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर एडवांस से क्या ऐड करें तो एडवांस में MENT एडवांसमेंट देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। नंबर 2 नरेट में हम क्या ऐड करें नरेशन, क्या नरेट से नरेट टू नरेशन। देखिए यहाँ पर TION नरेट नरेट टू नरेशन। थर्ड नंबर में है करप्ट करप्ट में क्या किए MENT ऐड कर दिए तो क्या बन गया करप्ट। ये आपको करप्ट में क्या किए TION ऐड कर दिए ये क्या हो गया करप्शन। क्या हो गया करप्शन, करप्ट टू करप्शन। नंबर 4 में आइए अरेंज में MENT ऐड किए तो ये क्या ऑप्शन बन गया अरेंज टू अरेंजमेंट। मुझे बता 5 नंबर में है इंटरटेन टू इंटरटेन में हम क्या किए MENT को ऐड कर दिए तो क्या हो गया इंटरटेनमेंट। अब आइए ये यहाँ पर ग्रेजुएट इंटरटेनमेंट का मतलब तो आपको मालूम ही होगा कि मनोरंजन होता है। ग्रेजुएट में हम क्या किए TION ऐड किए क्या हो गया ग्रेजुएट टू ग्रेजुएशन उसके बाद है करेक्ट में हम क्या किए TION को ऐड किए तो क्या हो गया करेक्ट टू करेक्शन। उसके बाद है रिड्यूस होता है घटना, करेक्ट होता है सही करना, ओके। एंड रिड्यूस में हम TION को ऐड किए तो क्या होगा रिड्यूस टू रिडक्शन। उसके बाद है क्रिटिक में हम ISM को ऐड कर दिए तो क्या होगा क्रिटिसाइज। तो क्या डेविएट में हम क्या किए TION को ऐड किए और क्या होगा डेविएट टू डेविएशन। मुझे पता एग्री टू एग्रीमेंट MENT को ऐड करते हो। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं इस प्रकार से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्ड से फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक हो गया पहला मैट्रिक और आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में मालूम होगा कि नाउन का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आई मीन से वी कैन फील only, we cannot touch जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपको बताया थे कि ऑनेस्टी को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चाइल्डहुड इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ओके। इसका कोई साथ नहीं होता, आकार नहीं होता है। वी कैन नॉट टच हिम, हम उसे टच भी नहीं कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में आपको क्लास में ही बताया गया है। एक बार फिर से आपको यहाँ पर बताया गया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे मतलब वर्ड में इस वर्ड में जो आपको वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड को हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे। तो आपको दिया हुआ जैसे एडवांस से एडवांसमेंट, नरेट टू नरेशन, करप्ट टू करप्शन, अरेंज टू अरेंजमेंट, एंटरटेनमेंट टू एंटरटेनमेंट, ग्रेजुएट टू ग्रेजुएशन, करेक्ट टू करेक्शन, रिड्यूस टू रिडक्शन, क्रिटिक टू क्रिटिसिज्म।
डेविएट टू डेविएशन एंड एग्री टू एग्रीमेंट। अब आ जाइए यहाँ पर, आगे आ जाइए, राइट द मोस्ट सुटेबल कलेक्टिव नाउन। जो सबसे यहाँ पर आपको ऐसे करके ए डैश ऑफ लायन ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ए डैश ऑफ न्यू, ए डैश ऑफ बैट, ए डैश ऑफ रैबिट, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। आपको एग्जाम में ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको याद करना ही है। किसी भी कंडीशन में आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इससे जुड़ा हुआ अगर एग्जाम में क्वेश्चन मैं देता हूँ तो आप उसे सॉल्व कर पाइएगा। किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से मैं इनका ऑप्शन नहीं दूँगा। इससे अच्छा होगा कि आप उस चीज़ को याद ही कर लेंगे, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बेटर होगा टीचर्स के लिए भी, और क्लास में अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। यहाँ पर देखिए मोस्ट सुटेबल कलेक्टिव नाउन में ए डैश ऑफ लायन फ्लाइट, ए डैश ऑफ लायन फ्लाइट। नंबर 2 ए डैश ऑफ म्यूल बैडन, ए बैडन ऑफ म्यूल। नंबर 3 ए डैश ऑफ बैट, a colony of bat, a colony of bat, okay, a dash of rabbit, a nest of rabbit, a dash of hare, a dance of hare, a dash of bear, a sloth of bear, a dash of dogs, a flight of dogs, a dash of peacock, a dash of peacock, a muster of peacock, a dash of fox, a cast of fox, a dash of cranes, a herd of cranes, a dash of sparrow, a dash of sparrow, a herd of sparrow, and a dash of foxes, so a skull of foxes, a dash of colt, a dash of colt। ये आपको कलेक्टिव नाउन है जो कलेक्शन को शो करता है। आपको कलेक्टिव नाउन के विषय में क्लास में ही बताया गया है। एक कलेक्शन को जो शो करता है, ग्रुप को शो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहने का मतलब कि ये आपको कलेक्टिव नाउन से जुड़ा हुआ वर्ड है। ये किसी न किसी कलेक्टिव नाउन जो है किसी न किसी कलेक्शन को शो करेगा, चाहे वो कलेक्शन आपको जुड़ा हुआ एनिमल से हो, पर्सन से हो, थिंग से हो, लेकिन ये जब भी शो करेगा आपको कोई ना कोई कलेक्शन को ही शो करेगा। तो एक बार पीछे ए डैश ए फ्लाइट ऑफ लायन, यानी कि शेरों के जिनको फ्लाइट बोलते हैं, ए गार्डन ऑफ म्यूल्स, ए कॉलोनी ऑफ बैट, ए कॉलोनी ऑफ बैट चमगादड़ों के जिनको बैट बोलते हैं, ए डैश ऑफ रैबिट, ए डैश ऑफ रैबिट, नेस्ट ऑफ रैबिट, रैबिट के जिनको ए आपको नेस्ट बोलते हैं, डाउन ऑफ बियर्स, ए स्लॉथ ऑफ बियर्स, ए फ्लाइट ऑफ डॉग्स, ए मस्टर्स ऑफ द पीकॉक, ए कास्ट ऑफ द हॉक्स, a herd of the cranes, a host of the sparrow, a skunk of the foxes and rag of the colt। तो ये आप इसको भी राइट कीजिएगा और इसे भी अपने फेयर कॉपी में लिखिएगा। अब आ जाइए यहाँ पर ए कॉल ऑफ डॉल्फिन, डॉल्फिन के झुंड को क्या बोलते हैं, कॉल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए पैडिंग ऑफ द डक, पैडिंग ऑफ द डक, डक के झुंड को क्या बोलते हैं, एक पैडिंग बोलते हैं। तो ये आप इसको अपने फेयर कॉपी में अच्छे से लिख कर और इसे याद कीजिएगा। अब आ जाइए सी नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल मटेरियल। यहाँ पर जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको ऑप्शन नहीं आएगा। कैसे आएगा एग्जाम में, दिस फर्नीचर इज मेड ऑफ डैश। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि फर्नीचर से, इसका मतलब है कि यह फर्नीचर बनी हुई है। आपको अपने से माइंड लगाना पड़ेगा कि फर्नीचर की बात हो रही है, फर्नीचर किस चीज़ से बनता है। तो फर्नीचर मोस्टली क्या चीज़ से बनता है, लकड़ियों से बनता है, और लकड़ी को हम क्या बोलते हैं, वुड बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे सुटेबल चल जाएगा वुड। तो ऐसा बोलिएगा दिस फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। ओके। नंबर 2, और वुड क्या है आपको, मटेरियल। नंबर 2 द हाउस इज मेड ऑफ मार्बल एंड सीमेंट। ओके। आप यहाँ पर मार्बल के जगह पर सैंड भी लिख सकते हो, सैंड, सीमेंट। आप जो भी चीज़ से घर बनती है
उसके लिए आप वर्ड दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि आपका मार्बल और सीमेंट ही आपको देना है, कोई भी मटेरियल चाहे वो ब्रिक्स हो, सैंड हो, ठीक है ना, आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद है 3 नंबर, द हाउस इज मेड ऑफ, द पिक्चर इज मेड ऑफ क्ले, द पिक्चर इज मेड ऑफ क्ले, यहाँ पर क्ले वर्ड डाला गया। द एंशियंट पिलर इज मेड ऑफ स्टोन, एंशियंट पिलर इज मेड ऑफ स्टोन, यानी कि प्राचीन पिलर, जो प्राचीन पिलर बनी है स्टोन से, क्या चीज़ से बनी हुई है? स्टोन से। क्योंकि आपको यहाँ पर स्टोन क्यों डालना सबसे बेहतर होगा, क्योंकि आपको बात पता जा रहा है एंशियंट पिलर यानी कि पहले का बहुत प्राचीन पिलर। और आप जानते हो कि पहले जो है वो सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, ओके, ब्रिक्स का भी यूज बहुत कम होता था, ठीक है ना। ज़्यादातर लोग क्या करते थे, वो पत्थरों का ही आई थिंक स्टोन का ही यूज करते थे। आप इंडिया के किसी भी मंदिर में जाइएगा, प्राचीन मंदिर में, तो आप देखिएगा वहाँ स्टोन पिलर्स ही होगा, समझिए। जैसे यहाँ पर आप स्टोन ही डालोगे तो सबसे बेहतर होगा। हाँ, एंशियंट नहीं लगा पड़ेगा, एंशियंट नहीं डालना पड़ेगा, ऐसा लगा दिस पिलर इज मेड ऑफ दैट, तब आप यहाँ पर सीमेंट डाल सकते हो, यहाँ पर आप ब्रिक्स डाल सकते हो। लेकिन एंशियंट डाल दिया जाए तो कोशिश करिए कि यहाँ पर आप स्टोन ही डालोगे, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। रेड इज मेड ऑफ फ्लावर, रेड इज मेड ऑफ फ्लावर्स, द पेंसिल इज मेड ऑफ ग्रेफाइट, पेंसिल इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। यहाँ पर ग्रेफाइट के विषय में आप पढ़िएगा आगे चल के, एक नॉन मेटल्स है, ठीक है ना, ये नॉन मेटल्स है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा होगा? पेंसिल इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। आई मेड ए टेस्टर ऑफ द लाइमस्टोन एंड दिस टायर इज मेड ऑफ फाइन रबर, दिस टायर इज मेड ऑफ फाइन रबर। क्योंकि टायर जो है वो कभी बनती है तो रबर से बनती है, ओके। आपको टायर जब भी बनती है तो रबर से बनती है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन को देना ही पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? दिस टायर इज मेड ऑफ फाइन रबर। यहाँ पर आप प्लास्टिक नहीं लिख सकते हो, आयरन नहीं लिख सकते हो, क्योंकि टायर जब भी बनती है, जब भी बनेगी तो रबर से ही बनेगी। तो इस प्रकार से आपको ये बताया गया, आपको यहाँ समझाया गया कि ये आपको 3 आइटम दिया गया, आइटम नंबर ए, आइटम नंबर बी एंड आइटम नंबर सी। ये तीनों जो है, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोशिश कीजिएगा कि इन्हें आप अपने फेयर कॉपी में अच्छे से लिखिए, याद कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके ऑफलाइन क्लासेज जैसे शुरू हो, हम लोग एक बार फिर से आमने सामने आएँ और एक बार फिर से इसको बताने की कोशिश करें, ठीक है ना। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में मैं देख रहा हूँ जितने बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए उतने बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्लास को। कहने का मतलब है कि ऑफलाइन क्लास में तो सारी चीज़ों को एक बार फिर से हमें रिविजन करना ही पड़ेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि आप देखिएगा। एक कहता है कंप्लीट का गिवन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद अ सुटेबल लेटर और द वर्ड पाथ मेंटेन ISM और द TION, ओके। इनसे आपको ये आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कंप्लीट करना है। एडवांस टू एडवांसमेंट, नरेट टू नरेशन, करप्ट टू करप्शन, अरेंज टू अरेंजमेंट, एंटरटेन टू एंटरटेनमेंट, ग्रेजुएट टू ग्रेजुएशन, करेक्ट टू करेक्शन, रिड्यूस टू रिडक्शन, क्रिटिक टू क्रिटिसिज्म, डेविएट टू डेविएशन, एग्री टू एग्रीमेंट। बी नंबर में है द राइट द मोस्ट सुटेबल कॉलेक्टिव नाउन, जो सबसे सुटेबल कॉलेक्टिव नाउन है आप उसी को सिर्फ फिलअप कीजिएगा। ए ट्राइब ऑफ लायन, यानी कि शेरों के झुंड को लायन कहा जाता है। ये आपका हो गया कॉलेक्टिव नाउन, ओके। ए बैरन ऑफ म्यूल्स,
a colony of bats, a nest of rabbits, a downs of hats, a flock of bears, a flight of dogs, a muster of peacocks, a castle of the hawk, a herd of the cranes, a host of the sparrow, a skulk of the fox, and a rag of the colt. ये आपका कॉलेक्टिव नाउन हो गया। ओके, शेरों के झुंड को प्राइड, म्यूल के झुंड को बैरन, बैट के झुंड को कॉलोनी, रैबिट के झुंड को नेस्ट, हैंड के झुंड को डाउन, बियर के झुंड को फ्लॉट, डॉग्स के झुंड को फ्लाइट, पिकॉक के झुंड को बस्टर्ड, हॉक के झुंड को कास्ट, टेंस के झुंड को हार्ट, एस्पेडो के झुंड को होस्ट, फॉक्स के झुंड को स्कार्फ एंड एक गोल्ड के झुंड को रियाज बोलते हैं। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे कोशिश करेंगे एयर कॉपी में जितनी जल्दी हो सके लिखें और याद करने की कोशिश करें। इसके अलावा डॉल्फिन, ए पॉड ऑफ द डॉल्फिन, आई मीन डॉल्फिन के झुंड को क्या कहते हैं? पॉड बोलते हैं। ए पेडिंग ऑफ द डक, डक के झुंड को क्या बोलते हैं? पैडिंग बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। अब इसी नंबर में आ जाइए, इतने फिल इन द ब्लैंक इज अ सूटेबल मटेरियल। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को गौर से पढ़ना है और जब यहाँ पर जो है ये पार्ट है, एक पार्ट में वर्ड डालने के पहले आपको इसमें ये पार्ट को अच्छे से पढ़कर समझना है। जब एक पार्ट अच्छे से आपको समझ में आएगा तभी आप इस पार्ट के लिए एक अच्छा बेहतर सबसे अच्छा सफिशिएंट आंसर को तैयार कर पाएंगे। नंबर 1, जैसे कि दिस फर्नीचर इमेज ऑफ, दिस फर्नीचर इमेज ऑफ वुड, फर्नीचर क्या चीज़ बनती है? वुड से। द पिक्चर इमेज ऑफ क्ले, द हाउस इज मेड ऑफ मार्बल एंड सीमेंट। आप यहाँ पर मार्बल और सीमेंट की जगह पे ब्रिक भी लिख सकते हो, सैंड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस एंशिएंट पिलर इज मेड ऑफ स्टोन, ये एंशिएंट पिलर स्टोन से बनी है। ओके, ये अगर यहाँ पे एंशिएंट पिलर है तो आप यहाँ पर सीमेंट भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एंशिएंट लगा हुआ है तो आपका स्टोन ही डालना सबसे बेहतर होगा। द पेंसिल इज मेड ऑफ ग्रेफाइट, पेंसिल ग्रेफाइट की बनी है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो बाद में समझेंगे। लेकिन से कितना करेंगे? पेंसिल इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। ओके, आई मेड ए कैस्टल ऑफ द लाइमस्टोन, दिस टायर इज मेड ऑफ द फाइन रबर। तो ये आपको ये पार्ट आपको समझ में आएगा। दिस टायर इज मेड ऑफ फाइन, तो टायर किस चीज से बनती है? टायर किस चीज से बनती है? टायर रबर से बनी होती है। टायर कहीं लोहे की तो बन नहीं सकती, प्लास्टिक की बन नहीं सकती है। तो आपको यहाँ पर ये बात को अच्छे से पढ़कर समझना होगा कि क्या कर रहा है। जब एक बात आपको समझ में आएगा तो ये बात आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तब यहाँ पर क्या पढ़ना है आपका दिमाग काम करेगा। लेकिन अगर सपोर्ट है, अगर आप ऐसे करते हो, ऐसे याद करते हो, 1 नंबर वुड, 2 नंबर क्ले, 3 नंबर सीमेंट, 4 नंबर स्टोन, 5 नंबर फ्लावर, 6 नंबर ग्रेफाइट, 7 नंबर लाइमस्टोन। अब तो ऐसे काम नहीं चलेगा, तब तो पढ़ाई नहीं हुआ, अपने आप को धोखा देना हुआ, सामने वाले को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आप इस पार्ट का क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं, इस चीज को अच्छे से समझना है। ये पार्ट का जब आप मीनिंग समझोगे तब इस पार्ट का इसके ब्लैंक में सही वर्ड क्या है आप डिसाइड करोगे। और एक बार कोशिश करना, जब आप पूरा मीनिंग समझ के याद करोगे तो याद रखना, वो चीज़ को याद करने में भी, उसको लर्न करने में भी सुविधा होती है, बहुत आसान होता है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। और कोशिश कीजिए, भगवान से दुआ कीजिए, ठीक है, कि उनसे सही से शायद हम लोगों का ऑफलाइन क्लास फिर से शुरू हो जाए, ताकि क्लासरूम में की पढ़ाई और ऑनलाइन की क्लास से
की पढ़ाई में थोड़ा अंतर होता है। मैं जान रहा हूँ सभी के सभी क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन जितने बच्चे भी देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे अच्छे से फेयर कॉपी में लिखें, याद करने की कोशिश करें। जून महीना पूरा गर्मी छुट्टी में ही बीत गया। जुलाई में आपका श्योर एक एग्जाम होगा। जो पढ़ा रहे हैं उसी से क्वेश्चन दिया जाएगा। इसे अच्छा होगा, बेहतर होगा कि जो भी चीज़ ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन क्लास में बताया गया है उसे अच्छे से फेयर कॉपी में लिखें और याद करने की कोशिश करें। ठीक है, बाय, मीट अगेन, बाय।